नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर नंबर 1 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं पेपर नंबर 1 का नाम। मेरे प्यारे दोस्तों, आप बता सकते हैं आ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आपके पेपर नंबर 1 का नाम है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट जो है प्राचीन इतिहास है, एंशियंट हिस्ट्री है मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको ज़रूर वहाँ का सिलेबस उठा के चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 1 का नाम पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है या नहीं है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो ज़रूर देख लीजिए कहीं पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 या पेपर नंबर 4 का नाम तो नहीं है। ठीक है, आपके इस जो पेपर का नाम है, पेपर जो ये है आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके कई सारे मेरे प्यारे दोस्त छोटे छोटे वीडियोस बनाए गए थे, लेकिन उससे कुछ मज़ा नहीं आया। अभी आपका पेपर कल होने वाला है, और अगर आपको आज पूरी बुक पूरे पेपर का एक निचोड़ वीडियो मिल जाए तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो वही निचोड़ वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है महासंग्राम रिवीजन क्लास। क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्त? महासंग्राम रिवीजन क्लास। पूरे के पूरे पेपर को एक वीडियो में कवर करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जब कभी भी आप पेपर देने जाते हैं तो आपके आस पड़ोस के बड़े भाई, बड़े चाचा, दादा, जो कुछ भी लगते हैं आपके, वो आपको सजेशन देते हैं कि एक काम करो भैया, लिखो खूब। क्या बोलते हैं? लिखना खूब। लेकिन लिखोगे क्या? जैसे मैं आपको मान लीजिए एक पेपर देता हूँ, एक कलम देता हूँ, आपको लिखना है, पूरा पेज भरना है, और एक टॉपिक का नाम भी देता हूँ। आप कितनी देर लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं नॉलेज है? क्योंकि आपने उसके बारे में कभी पढ़ा नहीं है। तो उसके लिए मोटी मोटा नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप उस पेज को भर पाएंगे। तो जो वो मोटी मोटा नॉलेज होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, एक बार भी वीडियो नहीं देखा है, एक बार भी बुक को उठाकर नहीं देखा है, तो आप इस वीडियो को देख लो। यहाँ पर बोल रहा है ना, कुछ नहीं पढ़ा तो ये पढ़ लो, तो आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या प्रश्न हो सकता है, कैसे पूछे जाएंगे, और उनका जवाब आपको कैसे देना है। ठीक है, पहला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने दिया गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों का नामो उल्लेख कीजिए। मतलब बोल रहे हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास रहा है मेरे प्यारे दोस्त, उसके स्रोत हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, उनके नाम यहाँ पर बताने हैं। तो आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इनका जो स्रोत है, कुल मिला के 3 स्रोत यहाँ पर बताए जाते हैं। पहला स्रोत बताया जाता है साहित्यिक। साहित्यिक मतलब जैसे उस समय के जो लेखक रहे हैं, जो विद्वान रहे हैं, उन्होंने एक एक साहित्य, कुछ ना कुछ साहित्य लिख डाला अपने समय पर, और जो वो साहित्य लिखा, उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है मेरे प्यारे दोस्त। जैसे कि वेद पुराण ये सब कुछ हुए ना, तो इन्हीं सब के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि उस समय की शिक्षा कैसी रही होगी, उस समय के लोग कैसे रहे होंगे, वर्क कैसे हो रहा था। तो वो सारी जानकारी हमें साहित्यिक रूप से मिलती है। ठीक है, दूसरा बताते हैं पुरातात्विक रूप से। पुरातात्विक का मतलब मेरे प्यारे दोस्त यही हुआ कि जैसे मान लीजिए खुदाई हुई, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें पता चला। ठीक है, ऐसे ऐसे कई जगह पे खुदाई हुई, कई कई पुराने पुराने अभिलेख मिले, कई शिलालेख मिले, बहुत सारी चीज़ें हमें जो है प्राप्त हुई। तो जो वो प्राप्त हुई, उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, चूंकि जो पहले के राजा महाराजा थे वो कागज में कम विश्वास करते थे, वो पत्थरों में लिखवा देते थे। जब पत्थरों में लिखवाते थे तो उसको शिलालेख कह दिया जाता था, अभिलेख कह दिया जाता था। तो हमें जो वहाँ से जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, या खुदाई करने से जो वस्तु, जो सामान निकलते हैं, उससे जो हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं मेरे प्यारे दोस्त, उसको हम क्या कहते हैं? उसको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। उसी में बात करते हैं, तीसरा जो आपका स्रोत बताते हैं वो है विदेशी वृत्तांत। विदेशी वृत्तांत का मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्त? तो जिस समय भारत, अगर हम बात करें भारत, तो भारत हमारा जो है उस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना का उधर, ये सब कुछ अपने में ही था। बांग्लादेश ये सब अलग नहीं थी, ये सब इसी में थे। ठीक है, तो ये यहाँ के जो राजा लोग थे, ये अपना शासन करते थे। लेकिन कुछ लोग, जैसे मान लीजिए, जैसे यही तो एक राज्य था नहीं, यही एक देश था नहीं भारत, और भी देश थे, और भी राजा हुआ करते थे, और भी जनता हुआ करती थी, और भी समाज हुआ करता था। तो वहाँ के लोग, जैसे मान लीजिए अपने यहाँ पे कोई विद्वान हो, जैसे अभी विदेश नीति चलती नहीं अपने यहाँ पे, विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर जी हैं। तो अभी वो जाते हैं दूसरे देश में, वहाँ का हाल खबर लेते हैं। हर विदेश में अपने कुछ ना कुछ लोग बिठाए जाते हैं, जो वहाँ के बारे में बताते हैं। वहाँ पे अपने लोग जो रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में देखते हैं, उनके हित के बारे में सोचते हैं। ठीक उसी प्रकार से वहाँ से भी लोग भेजे जाते थे, उस समय भी लोग भेजे जाते थे। एवं बतूता उतूता, जिसका नाम सुना होगा ना, तो ये लोग उस समय पे आते, जब आते थे मेरे प्यारे दोस्त, उससे पहले भी आते थे। इवन बतूता तो अभी हाल फिलहाल में आए हैं। ठीक है,
तो इससे पहले भी लोग आते थे, तो वो लोग क्या करते थे, आते यहाँ पे देखते, यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति होती थी, जो आर्थिक स्थिति होती थी और जो सामाजिक स्थिति होती थी मेरे प्यारे दोस्त, उसके ऊपर कोई ना कोई पुस्तक लिख देते थे, कोई ना कोई किताब लिख देते थे, कोई ना कोई ग्रंथ लिख देते थे। तो वहीं से जो हमें जानकारियाँ वहाँ से जो प्राप्त होती हैं, उसको हम बोलते हैं विदेशी वृत्तांत, ठीक है? तो ये 3 स्रोत आपके हो सकते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के। तो आई होप ये आपका प्राचीन भारतीय इतिहास वाला सेक्शन क्लियर हो गया होगा, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न के बारे में कि पुराण का महात्म बताइए। क्या बताना है? पुराण का महात्म आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे कि पुराण का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्त प्राचीन आख्यान। क्या होता है? तो पुराण का अर्थ कभी भी पूछा जाए तो आप बताएंगे इसका अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 18 है। महात्म का मतलब आप समझ रहे हो ना? अब मैं कहूँ कि आप मेरे महात्म के बारे में बताइए तो बड़ा चढ़ा बता दो कि सर जी इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि कल ही ऐसे एक बार में याद हो जाता है, कल पेपर आया था चीड़ फाड़ के रख दिया, इतना बड़ाई करना, समझ रहे हो ना? उसी को महात्म कहते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी जैसे मुझे अगर लगेगा कि ये वर्ड काफ़ी टफ है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके बारे में मैं बताता चलूंगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे पूछ रहा है पुराण का महात्म बताना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि पुराण का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? प्राचीन आख्यान, ठीक है? इसमें आप लिखेंगे इनकी संख्या कितनी है? कुल मिलाकर 18 बताई गई है। इसमें मार्कंडे, ठीक है, ब्रह्म, वायु, विष्णु तथा मत्स्य जो है मेरे प्यारे दोस्त संभवतः प्राचीन पुराण माने जाते हैं। प्राचीन पुराणों की बात की जाए तो कौन कौन से हैं? मार्कंडे, ब्रह्म, विष्णु, ठीक है, और वायु, फिर उसके बाद मत्स्य। ये पुराण जो हैं ये आपके प्राचीन मतलब पुराने, सबसे पुराने पुराण कहलाते हैं। शेष बाद की रचनाएं हैं और ये जो बाकी बचते हैं वो उसके बाद की रचनाएं हैं। उसके बाद की रचनाएं हैं, बाद की मतलब ये नहीं कि अभी 15 साल पहले लिखे गए हों, उसी समय पर लिखे गए थे, थोड़ा बाद में चल के लिखे गए थे, ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं पौराणिक परिभाषा के अनुसार इनमें मेरे प्यारे दोस्त मुख्य रूप से मत्स्य, मार्कंडे, ब्रह्म, वायु, भविष्य, वामन, ठीक है? उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त बाराह, विष्णु, अग्नि, नारद, पदम, लिंग, गरुण, ठीक है? पदम, लिंग, गरुण, उसके बाद कुर्म, स्कंद, भागवत और उसके बाद ब्रह्म वैवर्त्य, ठीक है? ब्रह्म वैवर्त्य तथा ब्रह्मांड पुराण है, ठीक है? आगे लिखेंगे इनके अतिरिक्त 18 उप पुराण भी हैं। ये पुराण तो 18 है ही, और 18 पुराण के अलावा अगर बात करें तो 18 उप पुराण भी हमारे होते हैं, जिनमें मुख्य 5 विषय हैं, ठीक है? जिनमें कितने कुल विषय बताए गए हैं? 5 विषयों के बारे में चर्चा की गई है। कौन कौन से विषय हैं? तो पहला बताया गया है सर्ग, दूसरा प्रतिसर्ग, तीसरा वंश, चौथा मेरे प्यारे दोस्त मनवंतर, ठीक है, और छठा जो है आप, पांचवा आपका जो है मेरे प्यारे दोस्त वो है वंशानुचरित, ठीक है? ये आपका जो है 5 विषय बताए गए हैं जो आपके 18 उपपुराण में आते हैं। तो आई होप ये आपका जो है पुराण का महात्म क्लियर हो गया होगा, आप इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। आप 18 पुराण के नाम लिख दीजिए, उसमें से जो प्राचीन पुराण है उनके नाम बता दीजिए, और प्लस में आप बता दीजिए कि 18 पुराण के साथ 18 उपपुराण भी है, इतना भी आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। उनके महात्म के बारे में, बड़ाई के बारे में बताना है, आराम से बड़ाई कर दीजिए, कोनो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न के बारे में। तो तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है मेगस्थनीज कौन था, आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है? अब देखिए मेगास्थनीज, हेरोडोटस, ये भी लोग हैं जो कहाँ से आए थे? विदेश से आए थे हमारे देश में। तो इन्होंने जब यहाँ पर आए तो उन्होंने पुस्तकें लिखी। अभी जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो मेगास्थनीज ने जो है क्या लिखी थी? एक इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी, ठीक है? और दूसरी जो है हेरोडोटस ने लिखी थी, वो कौन सा लिखा था? वो उन्होंने लिखा था हिस्टरीज, ठीक है, जिसको माना जाता है कि ये विश्व का प्रथम इतिहास ग्रंथ रहा है। तो ये सारी पुस्तकें जो उन्होंने लिखी उसमें चर्चाएं की। अभी जैसे यहाँ पे कोई आया इंडिका लिखा, तो इंडिका जो है आप समझ पा रहे होंगे ना, इंडिया से ही संबंधित है, भारत से ही संबंधित है। यहाँ के लोगों के बारे में बताया गया होगा, यहाँ की शासन पद्धति के बारे में बताया, रहन सहन, कला, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया होगा। चलिए देखते हैं, आप लिखेंगे कि यूनान के राजदूत, ये कहाँ का था मेरे प्यारे दोस्त? यूनान का था, आप पहले ध्यान रखिएगा। तो यूनान के राजदूत के हैसियत से भारत में आने वाले यात्रियों में मेगास्थनीज जो है मेरे प्यारे दोस्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है? फिर आपको लिखना होगा यह सेलुकस के दूत के रूप में मौर्य शासक चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। जब ये आया था तो उस समय का यूनान का शासक कौन था? वो था सेलुकस, ठीक है? और उस समय भारत का राजा कौन था? भारत का शासक कौन था? तो आप बता सकते हैं उस समय था चंद्रगुप्त। कौन था मेरे प्यारे दोस्त? मौर्य शासक चंद्रगुप्त उस समय का यहाँ का जो है शासक था। तो सेलुकस के दरबार से चल के यूनान से मेरे प्यारे दोस्त वो इंडिया भारत आया था चंद्रगुप्त के दरबार में, ठीक है? आगे आप लिखेंगे इसने भारत के विषय में इंडिका नामक
ग्रंथ की रचना की? देखिए अभी बता रहे थे ना, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि इसने भारत के विषय में जानकारी हमें देते हुए एक इंडिका नामक पुस्तक का लेखन किया, उसकी रचना की, जिसमें उन्होंने भारत के बारे में बताया। यह ग्रंथ 4 भागों में बँटा है। कितने भागों में मेरे प्यारे दोस्त? तो इसको 4 भागों में बाँटा गया है, जिसमें भारत देश की भूमि के बारे में बताया गया है, यहाँ के जलवायु के बारे में बताया गया है, पशु-पक्षियों के बारे में बताया गया है, शासन पद्धति के बारे में, रहन-सहन के बारे में, धर्म के बारे में, कला आदि के बारे में मेरे प्यारे दोस्त विस्तार से लिखा गया है। विस्तार से मतलब कि खूब अच्छे से लिखा है उन्होंने, इन सारी चीज़ों का वर्णन अच्छे से किया है। किसने किया है? मेगास्थनीज महोदय ने किया है। कहाँ के निवासी थे? यूनान के निवासी थे। किसके राजदूत थे? तो ये सेल्यूकस के राजदूत थे। किसके समय पे आए थे? तो ये चंद्रगुप्त के समय पे आए थे। कहाँ आए थे? तो भारत आए थे। कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी। ठीक है? तो इस प्रकार से आप इनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर पूछे तो धड़ल्ले के साथ लिखिए, मजा ही आ जाए, इस तरीके से लिखिए। ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं कौन से नंबर प्रश्न के बारे में? चौथे नंबर प्रश्न के बारे में। अगर आपके पिछले 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, कहने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि सर पेपर नंबर 2 का भी वीडियो जल्दी से ले आओ, क्योंकि पेपर हमारा नज़दीक आ गया। बोलोगे तभी लाऊँगा, नहीं बोलोगे तो मैं नहीं लाने वाला। पता है ना, ये वैसे भी वीडियो मैं जल्दी डालता नहीं हूँ, लेकिन जब मन आता है कि अभी आज पढ़ाना है तो बढ़िया से डाल देते हैं, और आप बोलते रहोगे तो फिर तो भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए चौथे नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न अब पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि हेरोडोटस कौन था, आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि इतिहास का जन्मदाता हेरोडोटस को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो आप लिखेंगे इतिहास का जन्मदाता हेरोडोटस जी को माना जाता है। यह यूनानी इतिहासकार 481 से 431 ईसा पूर्व था। ध्यान रखिएगा कब का था मेरे प्यारे दोस्त, 481 से 431 के बीच का ये जो है इतिहासकार रहा है। और ये भी कौन था? ये भी यूनानी था। ठीक है, ये भी यूनान का था। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इसका ग्रंथ हिस्ट्रीज विश्व का प्रथम इतिहास ग्रंथ तथा यह प्रथम इतिहासकार माना जाता है। ठीक है, इसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था हिस्ट्रीज। ठीक है, और इसको विश्व का प्रथम इतिहास ग्रंथ, विश्व का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्त, जो इसने हिस्ट्रीज नामक ग्रंथ लिखा, पुस्तक लिखी मेरे प्यारे दोस्त, तो इसकी वजह से इसको प्रथम इतिहासकार का ओहदा भी दिया गया। ठीक है, इतिहासकार, प्रथम इतिहासकार इसे माना भी गया। आगे आप लिखेंगे इसे ग्रंथ में हेरोडेटस ने भारतीय जातियों, ठीक है, किसके बारे में? भारतीय जातियों, विशेषकर उत्तर भारतीय जातियों के विषयों में बहुत सी बातें लिखी हैं। ठीक है, क्या बताया है? हेरोडेटस ने इसमें भारतीय जातियों के बारे में बताया है, और विशेषकर, ठीक है, किसके ऊपर ध्यान दिया है, किसके ऊपर फोकस किया है? तो उत्तर भारत की जो जातियाँ रही हैं मेरे प्यारे दोस्त, उसके ऊपर इन्होंने जो है बहुत सी बातें लिखी हैं। इसने लिखा है, क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, कि भारतीय दारा प्रथम को 360 टैलेंट सोना कर के रूप में देते थे। मतलब बताते हैं जो भारतीय दारा हुआ करते थे मेरे प्यारे दोस्त, भारतीय दारा प्रथम को, भारतीय दारा जो प्रथम था मेरे प्यारे दोस्त, उसको 360 टैलेंट सोना किसके रूप में दिया जाता था मेरे प्यारे दोस्त? तो टैक्स के रूप में, कर के रूप में दिया करते थे। इसे किसने लिखा था? तो यह लिखा है हेरोडोटस जी ने लिखा है। ठीक है, कौन सी पुस्तक में लिखा है? हिस्ट्रीज पुस्तक में लिखी है। हेरोडेटस कौन था? तो यह मेरे प्यारे दोस्त कहाँ का? यूनानी इतिहासकार था। ठीक है, और यह किसका दाता माना जाता है? तो यह इतिहास का जन्मदाता माना जाता है मेरे प्यारे दोस्त। और प्रथम इतिहासकार किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस जी को कहा जाता है। ठीक है, अगर खासकर आप प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये नाम याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए 5वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? आपको यहाँ पर बताना है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि इस नाटक की रचना विशाखा दत्त ने की थी। किसने की थी? विशाखा दत्त जी ने की थी। किसकी? मुद्रा राक्षस की रचना की थी। इसका समय अनुमानतः चौथी सदी से सती ईसा का उत्तरार्ध अथवा पांचवी सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। उत्तरार्ध का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त बाद, मतलब जब चौथी शताब्दी चल रही थी, ठीक है, सती ईसा चल रही थी मेरे प्यारे दोस्त, तो उस समय के आखिरी समय से बात कर रहे हैं, और पांचवी के स्टार्टिंग तक के बीच की बात कर रहे हैं। वो कभी कभी समय हो सकता है, वो उसका समय वो
पीरियड इसका माना जाता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे कालक्रम की दृष्टि से मेरे प्यारे दोस्त गुप्तकालीन होते हुए भी इसमें मौर्य काल की ऐतिहासिक घटना का निरूपण किया गया है। मतलब बता रहे हैं कि अगर हम कालक्रम देखें तो उस समय ये किसके समय था, तो ये गुप्त काल के समय में था। लेकिन फिर भी गुप्त काल के समय के होने के बाद भी उस समय गुप्त काल का कोई शासक शासन कर रहा था मेरे प्यारे दोस्त। इसके साथ भी, इसके बावजूद भी उसने मौर्य काल की ऐतिहासिक घटना का क्या किया है, यहाँ पर निरूपण किया है, अपने पुस्तक में लिखा है, अपने मुद्रा राक्षस में उसके बारे में बताया है मेरे प्यारे दोस्त। इस नाटक से राजनीतिक इतिहास के साथ साथ तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सामाजिक दशा का भी पता चलता है। मतलब कह रहे हैं अगर इस नाटक को आप पढ़ेंगे तो उस समय का राजनीतिक इतिहास तो पता ही चलता है, उसके साथ साथ उस समय की राजनीति कैसी रही है, उस समय की धर्म, उसके समय का धर्म कैसा रहा है, उस समय की आर्थिक मतलब की इकोनॉमी कैसी रही है, और साथ ही साथ सामाजिक दशा के बारे में भी वहाँ पर पता चलता है। किसके अंतर पता चलता है मेरे प्यारे दोस्त, तो मुद्रा राक्षस के अंदर पता चलता है। किसकी रचना है, तो यह जो है विशाखा दत्त जी ने लिखी है। कब लिखी है, तो ये चौथी सदी ईसा के उत्तरार्ध से लेकर के मेरे प्यारे दोस्त, या आप कह सकते हैं पांचवी सदी के पूर्वार्ध माना जा सकता है इसका समय, इसका ड्यूरेशन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं छठे नंबर प्रश्न के बारे में। तो छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि लगभग 1 सहस्त्र ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक के युग को भारतीय इतिहास में जनपद या महाजनपद, सॉरी क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं चलिए फिर से ध्यान देते हैं। छठे नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सोडस महाजनपद के नाम लिखिए। सोडस महाजनपद के बारे में आपको यहाँ पर बताना है मेरे प्यारे। तो जो हमारे 16 महाजनपद थे प्राचीन समय में, उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो आप लिखेंगे लगभग 1 सहस्त्र ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के युग को भारतीय इतिहास में महाजनपद मेरे प्यारे दोस्त या फिर जनपद का युग कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसका, जनपद या महाजनपद का युग कहा जाता है। कब से कब, तो बताते हैं 1 सहस्त्र ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक की। ठीक है, जो बीच का ड्यूरेशन है वही आपका माना जाता है जनपद और महाजनपद का युग। इसमें आप लिखेंगे कि समस्त देशों में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जनपदों का तांता फैल गया था। मतलब बता रहे हैं कि अगर किसी भी देश में आप जाते तो एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक की सिरे के बीच में जो है आपको बहुत ज़्यादा, कम से कम कुछ नहीं तो बहुत ज़्यादा संख्या में जो है जनपद आपको दिखाई पड़ते मेरे प्यारे दोस्त। एक प्रकार से जनपद राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की इकाई बन गए थे। ये क्या बन गए थे मेरे प्यारे दोस्त, जो जनपद उस समय के हुआ करते थे वो उस समय के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की क्या बन गई थी, इकाई बन गई थी, उसका ही एक भाग बन गया था। आगे आप लिखेंगे बौद्ध ग्रंथ अगुंतर मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, अनगुतर में इन महाजनपदों की सूची प्राप्त हुई है। कौन कौन से जनपद थे, तो पहला बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त अंग, पहला जनपद था। मगध दूसरा जनपद, तीसरा काशी था, चौथा कौशल था मेरे प्यारे दोस्त, पांचवा वज्जी था, छठा आपका मल्ल था, सातवां चेदी था और आठवां वत्स था मेरे प्यारे दोस्त, नौवां कुरु था और 10वां पांचाल था, 11 मत्स्य था, 12 सूरसेन था और 13 मेरे प्यारे दोस्त आसमक था और 14 आपका अवंती था, 15 गांधार था, 16 कंबोज था। ठीक है, तो ये 16 महाजनपद आपको यहाँ पर बताए गए हैं और 16 के 16 के नाम आपको यहाँ पर याद कर लेने हैं, रट लेने हैं, कंठस्थ कर लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपका ये पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त 7वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बुद्धकालीन गणराज्यों का उल्लेख कीजिए। बुद्ध काल में जो गणराज्य हुआ करते थे मेरे प्यारे दोस्त, उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप लिखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 16 महाजनपद के अतिरिक्त 10 गणराज्य थे। कितने थे मेरे प्यारे दोस्त, 16 महाजनपद तो थे ही, उसके साथ साथ 10 गणराज्य भी हुआ करते थे। ये बड़े सशक्त थे। ये कैसे थे मेरे प्यारे दोस्त, बड़े सशक्त। सशक्त का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये मजबूत थे। मजबूत का मतलब आप समझ सकते हैं कि इनके पावरफुल, एक तरीके से कह सकते काफी पावरफुल थे। ठीक है, आगे आप लिखेंगे कि बौद्ध साहित्य में इन गणराज्यों की सूची प्राप्त होती है, जिसमें कपिल वस्तु के साक्य ये पहला आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त। दूसरा आपका आ जाता है रामगाम।
क्या मेरे प्यारे दोस्त, राम गाम के कोलिए, ये आपका दूसरा। तीसरा आपका आ जाता है पावा के मल। चौथा आपका आ जाता है कुशीनारा के मल। ठीक है, ये नाम थोड़े उटपटांग हैं आपको, लेकिन इनको ध्यान में रखना है, ये पूछे जा सकते हैं आपके। ठीक है, तो हमको आपको याद कर लेना है। क्या किया जाए, जो नाम है वो आपको याद तो करना ही पड़ेगा। बढ़िया छोटा छोटा नाम रख लेते, जैसे कानपुर, बहराइच, ये सब लिख देते, बहुत बढ़िया लगता। चलिए ठीक है, आगे आप लिखेंगे 5वां नंबर मिथिला के विदेह। ठीक है, छठा बताते हैं पिपलीवन के मोरिये। ठीक है, पिपलीवन के मोरिये। 7वां बताते हैं सुनसुमार सुनसुमारगिरी पर्वत के मग, या जिसे हम भग भी कहते हैं। 8वां बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त अल्पकप की बुली। ठीक है, 9वां बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त केसपुत के कमाल था कमाल। ठीक है, सॉरी कलाम। और 10वां आप बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त वैशाली के लिच्छवी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर 10 के 10 के नाम, 10 गणराज्यों के नाम आराम से बता सकते हैं। आगे आप लिखेंगे कि इन गणराज्यों में कपिल वस्तु के शाक्य तथा वैशाली के लच्छवी प्रमुख थे। दो कौन कौन से थे इसमें से, जो कपिल वस्तु के शाक्य थे मेरे प्यारे दोस्त, और जो वैशाली के लच्छवी थे, ये आपके प्रमुख गणराज्य कहलाते थे। ये इंपॉर्टेंट थे उस समय के। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 8वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 8वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है दक्षिण भारत में स्थित महाजनपदों के नाम बताइए। दक्षिण भारत में कौन कौन से महाजनपद स्थित थे, इनके बारे में बताना है। तो लिखेंगे दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद में अस्मक, गंधार, ठीक है, गांधार तथा कंबोज थे। कौन कौन से, अस्मक, गांधार तथा कंबोज, ये आपके दक्षिण भारत के महाजनपद हुआ करते थे। आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि अस्मक महाजनपद दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था मेरे प्यारे दोस्त। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, तो पोतन हुआ करती थी। ध्यान रखिएगा, अस्मक कहाँ पर था, तो ये दक्षिण भारत में जो गोदावरी नदी है मेरे प्यारे दोस्त, उसी के तट पर बसा हुआ था। और इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी पोतन थी। बात करते हैं गांधार में मेरे प्यारे दोस्त तक्षशिला, कश्मीर तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश शामिल थे। मतलब बताते हैं जो गांधार राज्य था उसमें तक्षशिला आता था, कश्मीर आता था मेरे प्यारे दोस्त, और पश्चिमोत्तर जितने प्रदेश हुआ करते थे वो सारे इसी के अंतर्गत आ जाते थे। इनकी राजधानी क्या थी मेरे प्यारे दोस्त, तक्षशिला थी। इनकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। आगे आप लिखेंगे कंपोज महाजनपद गंधार का क्या था मेरे प्यारे दोस्त, गांधार का पड़ोसी था। और आगे आप लिखेंगे इसमें जम्मू कश्मीर के समींत प्रदेश तथा पामीर और बदक बदखसा बदखसा के भाग क्या थे मेरे प्यारे दोस्त, इसमें सम्मिलित थे। तो इस प्रकार से आप दक्षिण भारत के में स्थित जो महाजनपद थे उनके बारे में आराम से बता सकते हैं। 9वां नंबर प्रश्न यहीं पर पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि खारवेल कौन था, आपको यहाँ पर बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खारवेल के बारे में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका जवाब आप कुछ इस प्रकार से देंगे कि उड़ीसा प्रांत में पुरी जिले में भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर उदयगिरी पहाड़ी पर हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है, बात करते हैं तो उड़ीसा प्रांत जो अभी उड़ीसा राज्य है उसमें बात करते हैं। एक पुरी नाम का जिला है मेरे प्यारे दोस्त, पुरी नाम के जिले में एक भुवनेश्वर नाम की जगह है। उस भुवनेश्वर नाम की जगह से 3 मील की दूरी पर उदयगिरी पहाड़ी है, वहां पर हमें एक हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख मेरे प्यारे दोस्त महामेधवाहन, क्या, महामेधवाहन वंश के महाराजा खारवेल का उल्लेख करता है। किसके बारे में बताता है, मेधवाहन वंश के जो राजा थे जिनका नाम था खारवेल, उनके बारे में बताता है, जो कलिंग में सर्वशक्तिमान शासक के रूप में राज्य कर रहा था। किसके बारे में, कलिंग में जो सर्वशक्तिमान, कलिंग में उस समय का सबसे शक्तिमान शासक माना जाता है, उस शासक के रूप में ये क्या कर रहा था मेरे प्यारे दोस्त, राज्य कर रहा था। हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल के शासनकाल के 13 वर्षों का वर्णन है मेरे प्यारे दोस्त। राजा होने के पूर्व खारवेल को अनेक प्रकार की शिक्षा दी गई थी। मतलब बता रहे हैं कि ये राजा होने के साथ साथ बताते हैं, पूर्व राजा होने के बाद आप ध्यान रखिएगा, सॉरी राजा होने के पहले, पूर्व का मतलब कहता है राजा होने के पहले खारवेल को अनेक प्रकार की क्या दी गई थी, शिक्षाएं दी गई थी, अनेक प्रकार की चीजें बताई गई थी। यह मुद्रा, गणना, व्यवहार, विधि
इत्यादि विषयों में निपुण था। ये किस-किस विषय में? तो मुद्रा के विषय में, गणना के विषय में, व्यवहार के विषय में और विधि के और भी कुछ विषय थे जिनमें ये क्या था मेरे प्यारे दोस्त, निपुण था, अच्छा ज्ञान रखता था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। ये किस धर्म को मानने वाला था मेरे प्यारे दोस्त? तो ये जैन धर्म को मानने वाला था। कौन आपका? ये खारवेल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप खारवेल के बारे में बता सकते हैं। ये आपका 9वां नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं 10वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 10वां नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि पुरातात्विक स्रोत के रूप में अभिलेखों का महत्व बताइए। मतलब बताते हैं कि जैसे पुरातात्विक स्रोत, जब हम तो पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं, पुरातात्विक स्रोत का मतलब अभी हमने स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन आया था उसमें बताया था ना कि जैसे वहाँ के राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो कहीं न कहीं पर कुछ न कुछ लिखवा देते थे, कुछ न कुछ चित्रकारी करवा देते थे, तो उन्हीं को हम शिलालेख या अभिलेख कह देते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो उसमें बताते हैं कि अभिलेख और शिलालेख का क्या महत्व है, आपको यहाँ पर बताना है। उसमें और भी तरीके हैं, मैं ये केवल 2 ही एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ, शिलालेख, अभिलेख। उसमें बहुत से, जैसे कि कोई पत्र, उस समय का पत्र कागज़ नहीं हुआ था करता था, तो तांबे के पत्र जो हुआ करते थे, उसमें मेरे प्यारे दोस्त लिखवा देते थे। स्तंभ एक बनवाते थे, स्तंभ का मतलब समझ लो ना, खंभा, उसमें लिखवा दिया करते थे। मूर्ति में बल लिखवा दिया करते थे, मूर्तियाँ बनवा दिया करते थे। ये इस प्रकार के कार्य किया करते थे। तो इसमें मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि जो पुरातात्विक स्रोत हैं मेरे प्यारे दोस्त, उसके अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? अभिलेख का। अभिलेख का जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं वैल्यू है, ठीक है? इसका प्रमुख कारण उसका समसामयिक एवं तिथि युक्त होना है। मतलब बताते हैं कि इसका ये प्रमुख कारण ये हो जाता है कि इसमें हम उस समय की जो उस समय की बात कर रहे हैं, तत्काल की समय के बारे में पता चलता है और वो तिथि युक्त होता था। उसमें तिथि के बारे में पता चलता था। अगर तिथि के बारे में नहीं पता चलता तो यहाँ पर आराम से ये लोग शिला-उला को उसका जाँच-वाँच करके बता देते हैं कि लगभग कब कितने समय पे बना था। तो इस कारण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभिलेखों में राजाओं तथा व्यक्तियों के नाम, उनके वंश, कार्य, समसामयिक घटने, तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। मतलब बताते हैं कि जो अभिलेख हुआ करते थे, उसमें जो राजा होते थे या जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा की जाती थी, उसका नाम बताया जाता था। साथ ही साथ उसका कौन-सा वंश है, किस वंश से वो बिलॉन्ग करता है, ये भी बताया जाता था। उसने कौन-कौन से कार्य करवाए हैं, ये भी बताया जाता था। समसामयिक घटना मतलब कि उस समय का जो करंट हुआ करता था मेरे प्यारे दोस्त, करंट पढ़ते हो ना, करंट अफेयर्स, उसके बारे में बताया जाता था। और जो उस समय के तत्कालिक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक अवस्थाएं हुआ करती थी, उनके बारे में भी हमें वर्णन आराम से मिल जाता है। आप लिखेंगे आगे कि अभिलेख किस किस वस्तु पर उत्कीर्ण है, अभिलेख किस वस्तु पर उत्कीर्ण है, ठीक है? इस आधार पर उनके अनेक वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? कई सारे वर्ग हैं। पहला बताते हैं शिलालेख। शिलालेख मतलब पत्थरों पर लिखवा दिया करते थे। दूसरा बताते हैं स्तंभ लेख, मतलब खंभों पे। ताम्रपत्र लेख मेरे प्यारे दोस्त, तांबे के जो है कागज़ बनवाए जाते थे, तांबे के पात्र बनवाए जाते थे, उसमें लिखवा दिए जाते थे। गुहा लेख तथा मूर्ति लेखन। मूर्ति लेखन मतलब मूर्ति वगैरह बनवा दी जाती थी या मूर्ति में लिखवा दिया जाता था। दोनों काम होता है, पहले मूर्ति में लिखवाया भी जाता था, मूर्ति बनवा के जो है इशारे-इशारे में सारी चीज़ें बता दी जाती थी। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया में प्राप्त 400 ईसा पूर्व मेरे प्यारे दोस्त बोगज़कोई अभिलेख है। कौन-सा है सबसे प्राचीन अभिलेख? बात करें तो मध्य एशिया में प्राप्त हुआ है, जो लगभग 400 ईसा पूर्व माना जाता है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मेरे प्यारे दोस्त बोगज़कोई। बोगज़कोई, ये आपको नाम यहाँ पर याद रख लेना है। बोका वाला नाम नहीं है, ये बोगज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? चलिए 11 नंबर प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। तो पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि विदर्भ किस क्षेत्र को कहते हैं? विदर्भ किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो आप लिखेंगे कि कालिदास के मालवी अ, मालविक मालविक अग्निमित्र, क्या मेरे प्यारे दोस्त? मालविक अग्निमित्र नाटक के अनुसार बात करें तो महाराष्ट्र के बराबर, क्या मेरे प्यारे दोस्त? बताते हैं कि महाराष्ट्र के बाबर क्षेत्र का मेरे प्यारे दोस्त जो पश्चिमी भाग हुआ करता था, उसी को विदर्भ कहा जाता था, ठीक है? आगे आप लिखेंगे इसमें पयोष्णी नदी की घाटी कौन सी आती थी? पयोष्णी नदी की घाटी तथा ताप्ती की घाटी का मध्य भाग शामिल था। आगे आप लिखेंगे विदर्भ के निवासी भोज कहलाते थे। जो विदर्भ में उस समय पर निवास करता था, उसका नाम क्या था मेरे प्यारे दोस्त? वो भोज कहलाया करता था, ठीक है? चलिए 12 नंबर प्रश्न बात करते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपका कि गौतमी पुत्र सातकर्णी
ठीक है, कौन था आपको यहाँ पर बताना है। गौतमी पुत्र सातकर्ण कौन था बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक किसे माना जाता है, सातकर्ण जी को माना जाता है। ठीक है, ये सातवाहन के सबसे प्रतापी, सबसे ताकतवर राजा थे। आगे आप लिखेंगे, इनसे इसने सा इसने संकों को पराजित कर अपने वंश का पुनर्उद्धार किया। मतलब बता रहे हैं उस समय के जो संक इनके विरोधी हुआ करते थे, उनको इन्होंने क्या किया मेरे प्यारे दोस्त, पराजित किया और अपने वंश का पुनरुद्धार मतलब फिर से उसको ताजा तरोड़ किया। यह था गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि उसके पुत्र किसके पुत्र मेरे प्यारे दोस्त, तो आपके सातकर्ण के पुत्र जो थे वशिष्ठ पुत्र पुलमामी, सॉरी पुलमवी पुलमावी, हाँ पुलमावी के नासिक अभिलेख में उसकी सफलताओं का वर्णन मिलता है मेरे प्यारे दोस्त। आगे आप लिखेंगे, इस अभिलेख के अनुसार सातकर्ण को सातवाहन कुल के यश को फिर से स्थापित करने वाला कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या बताते हैं कि जब आप इस अभिलेख को पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा जो सातकर्णी था वो सातवाहन कुल के यश को फिर से स्थापित करने वाला शासक था, फिर से स्थापित करने वाला राजा था। आगे आप लिखेंगे, सातवाहन कुल मेरे प्यारे दोस्त यश पथितापन करस। ठीक है, इसमें आगे आपको लिखना होगा कि इस कार्य को पूर्ण करने में मेरे प्यारे दोस्त उसे क्षत्रियों का मान मर्दन करना पड़ा। ठीक है, तथा शक यवन और पल्लवों का नाश करना पड़ा। आगे आप लिखेंगे, यहाँ पर लिखा भी जाता है उनके बारे में कि यक यवन पल्लव निषूदनस। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके बारे में आप बता सकते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है, सिमुक कौन था आपको यहाँ पर बताना है। तो लिखेंगे कि सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक हुआ करता था। ठीक है, सातवाहन का संस्थापक कौन था, तो आपका सिमुक था। इसमें आप लिखेंगे, कहा गया है कि यह शुंगों की शक्ति को नष्ट कर तथा अंतिम कणों शासक सुशर्मा को मारकर राजा हुआ था। इसने किसने, शुंगों की शक्ति थी उसको नष्ट कर दिया था और जो वहाँ का अंतिम कणों शासक जो था जिसका नाम था सुशर्मा, उसको मारकर ये राजा बना था। कौन बना था मेरे प्यारे दोस्त, सिमुक। प्रारंभ में सिमुक कणों शासकों का सामंत था। ये पहले कौन था, सिमुक सिमुक जो था मेरे प्यारे दोस्त, ये कणों शासक जो हुआ करते थे उनके सामंत के रूप में ये कार्य किया करता था। उसने कणों वंश के अंतिम शासक सुशर्मा का वध किया। किसका किया मेरे प्यारे दोस्त, ये कणों वंश का जो अंतिम शासक था मेरे प्यारे दोस्त जिसका नाम था सुशर्मा, उसका वध कर दिया और शुंगों की अवशिष्ट शक्ति को नष्ट कर उनके राज्य अपने अधीन कर लिया और उनकी जो अवशिष्ट शक्तियां थी उनको भी नष्ट कर दिया और जो राज्य था उस समय का उसको अपने अधीन कर लिया। नासिक के आसपास का क्षेत्र भी उसके राज्य में था। नासिक के आसपास के जो क्षेत्र थे वो भी उसके राज्य में आते थे। उसने मौर्य सत्ता को विघटित कर स्वतंत्र सत्ता कायम की। किसको मेरे प्यारे दोस्त, जो मौर्य सत्ता थी उसको उसने विघटित कर दिया और साथ ही साथ स्वतंत्र सत्ता क्या किया, कायम किया। इसने स्वतंत्र सत्ता मतलब खुद से लागू करना शुरू कर दिया, खुद से शासन करना स्टार्ट कर दिया। 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अजातशत्रु के शासनकाल की दो प्रमुख घटनाएं बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि अजातशत्रु के एक साम्राज्यवादी शासक था। मतलब बताते हैं अजातशत्रु क्या था, एक साम्राज्यवादी शासक था। उसने अपने सकल युद्धों के परिणाम स्वरूप मगध राज्य की शक्ति, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मगध राज्य की शक्ति को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। उसका सर्वप्रथम युद्ध जो था मेरे प्यारे दोस्त वो किससे हुआ था, तो वो कौशल नरेश से हुआ था। कौशल नरेश के साथ इसका पहला युद्ध हुआ था। यह युद्ध बिंबसार और कौशला देवी की मृत्यु के पश्चात काशी के प्रश्न पर हुआ था। मतलब बताते हैं जब बिंबसार और कौशला देवी की मृत्यु हो गई तो काशी के ऊपर जब प्रश्न उठा मेरे प्यारे दोस्त, तो उसके कारण से जो है कौशल नरेश और मेरे प्यारे दोस्त अजातशत्रु के बीच युद्ध हुआ। आगे लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त की अंतोगत्वा कौशल नरेश ने अजातशत्रु से संधि की। कौशल नरेश ने क्या कर ली, अजातशत्रु से संधि कर ली। इसी के साथ ही दूसरी प्रमुख घटना वैशाली से युद्ध था। मतलब बता रहे इसी के बाद अगर हम बात करें तो दूसरी जो प्रमुख घटना हुई वो क्या हुआ, वैशाली से भी इसने युद्ध छेड़ दिया। अजातशत्रु ने मेरे प्यारे दोस्त इस गण संघ में फूट डालकर वैशाली को अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। मतलब बता रहे हैं कि उसने वैशाली में फुटमत डाली और उसको जीत कर क्या किया मेरे प्यारे दोस्त, अपने राज्य का क्या किया,
अंग बना लिया। बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे कि कहा जाता है कि कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों में काफी मतभेद हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था? जो कनिष्क का समय था मेरे प्यारे दोस्त, उसमें जो बौद्ध धर्म था, उसके अलग अलग जो संप्रदाय हुआ करते थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा मतभेद हो गया था, एक दूसरे से पटती नहीं थी। ये इधर उधर की बातें किया करते थे। ठीक है, कई संप्रदाय उठ खड़े हुए थे, मतलब कह रहे हैं और भी कई सारे संप्रदाय खड़े हो गए थे। बौद्ध धर्म ने घनिष्ठ रूप से संबंधित होने के कारण कनिष्क को इसकी बड़ी ग्लानि हुई। मतलब कह रहे हैं कि कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म से काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठता के साथ जो है मिला हुआ था, उससे संबंधित था। तो इसके कारण से जो है कनिष्क को बहुत बड़ी ग्लानि हुई ये सारी चीज़ें देखकर। अतः इन मतभेदों को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म के प्रमाणिक साहित्य के संकलन तथा मीमांसा के लिए कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर कुंडल वन में किया था। मतलब बता रहे हैं कि इन मतभेदों को वो दूर करना चाहता था, और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्त धर्म के जो प्रमाणिक साहित्य थे उनके संकलन के लिए मेरे प्यारे दोस्त उसने क्या किया, उसने संकलन एवं मीमांसा के लिए उसने जो आपका क्या बोलते हैं के लिए जो कनिष्क था मेरे प्यारे दोस्त, उसने चतुर्थ बौद्ध संगीति करवाई थी। और कहाँ पर करवाई थी? कश्मीर में एक कुंडलवन नाम की जगह है मेरे प्यारे दोस्त, वहाँ पर इसने जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति करवाई थी। बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न के बारे में। तो पूछ रहा है आपसे कि धनदेव के अयोध्या अभिलेख पर टिप्पणी कीजिए। धनदेव का जो अयोध्या अभिलेख है मेरे प्यारे दोस्त, उसके ऊपर आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे धनदेव के अयोध्या लेख, जो अयोध्या से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी अयोध्या फैजाबाद रोड पर रानूपाली नामक स्थान पर बाबा संत बख्श, ठीक है, बख्श की समाधि के पूर्वी द्वार पर मिला था मेरे प्यारे दोस्त। में सेनानी पुष्यमित्र द्वारा अश्वमेघ यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है। मतलब बताते हैं कि जो आपका धनदेव है, ये धनदेव का जो अयोध्या लेख है मेरे प्यारे दोस्त, ये कहाँ पर? तो जब आप अयोध्या जाएंगे तो वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या फैजाबाद वाले रोड पर एक रानोपाली नामक स्थान है, जहाँ पर बाबा संत बख्श का क्या बना है मेरे प्यारे दोस्त, उनकी समाधि बनी है। उसके जब आप पूर्वी द्वार पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये अभिलेख दिखाई पड़ेगा। वहाँ पर बताते हैं कि जो सेनानी पुष्यमित्र था मेरे प्यारे दोस्त, उसके द्वारा एक अश्वमेघ यज्ञ संपादित करवाया गया था, उसी के उल्लेख के बारे में हमें वहां पर मिलता है। इसी चीज को यहाँ पर आगे भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं मेरे प्यारे दोस्त? कौशलाधिपेन दुरे दिरे स्वामेध याजनी, ठीक है, सेनापते पुष्यमित्रस्य षष्ठेन कौशिको पुत्रेण धन, ठीक है। उसके बाद धर्मराज्ञा पिनुह देवस्य केतनम काशी तम, ठीक है, कासीम तम। तो इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है 17 नंबर मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि मौर्यों की उत्पत्ति के प्रमुख स्रोत बताइए। मौर्य की उत्पत्ति के कौन कौन से स्रोत हैं? मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, उनके बारे में बताना है। तो आप लिखेंगे मौर्यों की उत्पत्ति के दो प्रमुख स्रोत हैं मेरे प्यारे दोस्त। पहला स्रोत है पुराण और दूसरा है मुद्रा राक्षस। बात करते हैं पुराण में हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि पुराणों के अनुसार मौर्य शूद्र थे। मौर्य कौन थे मेरे प्यारे दोस्त? शूद्र थे। उसमें लिखा गया है कि ततः प्राकृत राजानु भविष्य शूद्र योन योनयः, ठीक है। आगे आप लिखेंगे इनके आगे शूद्र राजा, मतलब बता रहे हैं कि इसके आगे कौन होंगे? शूद्र राजा होंगे, ऐसा लिखा गया था। परंतु पुराणों के उक्त तर्क विश्वसनीय नहीं है। मतलब बता रहे हैं जो पुराणों में ये तर्क बताए गए हैं ये कैसे हैं? ये विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि शुंग, कणव एवं सातवाहन वंशों का उदय भी शिशुनाग वंश के पश्चात ही हुआ था। मतलब बताते हैं शिशुनाग वंश के पश्चात ही जो है वहाँ पर मौर्य का ही नहीं, शुंग वंश का भी, ठीक है, कणव वंश का भी और सातवाहन वंशों का भी उदय उस समय पर हुआ था। आगे आप बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, जो दूसरा स्रोत मिलता है वो मौर्य वंशों का, मौर्य की उत्पत्ति का जो दूसरा स्रोत मिलता है वो मिलता है मुद्रा राक्षस। इसमें आप लिखेंगे कि विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ में भी मौर्य को शूद्र सिद्ध करने की चेष्टा की गई है, ठीक है। जो बताते हैं विशाखादत्त द्वारा मुद्रा राक्षस नामक एक ग्रंथ लिखा गया था, उस ग्रंथ में भी मौर्यों को क्या बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त? शूद्र बताने की चेष्टा की गई, बताने का प्रयास किया है। इसमें चंद्रगुप्त के लिए ब्रिसल शब्द मिलता है, इस शब्द का प्रयोग शूद्र के लिए हुआ है। मतलब बताते हैं ब्रिसल शब्द किसके लिए? चंद्रगुप्त के लिए एक
वर्ड का यूज किया गया है जिसको कहते हैं ब्रिसल। और ब्रिसल के अर्थ की बात करें मेरे प्यारे दोस्त तो इसका मतलब शूद्र से संबंधित होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नगर प्रशासन हेतु, क्या मेरे प्यारे दोस्त, नगर प्रशासन हेतु किन किन समितियों का गठन किया, इसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि चंद्रगुप्त मौर्य का नगर शासन मेरे प्यारे दोस्त अपने मौलिकता तथा विशेषता के लिए भारतीय इतिहास में अपना विशेष स्थान रखता है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का मेरे प्यारे दोस्त विस्तार से वर्णन किया है। बताते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य का नगर था मेरे प्यारे दोस्त, वो शासन की अपनी मौलिकता और विशेषता के लिए क्या था, भारतीय इतिहास में अपना वो विशेष स्थान रखता है। उस समय की जो मौलिकता थी, उस समय की जो विशेषता थी मेरे प्यारे दोस्त, उस नगर के शासन की जो मौलिकता थी और उसकी जो विशेषता थी, उसके लिए भारतीय इतिहास, जब हम बात करते हैं भारतीय इतिहास में, तो उसमें ये अपना क्या विशेष स्थान रखता है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को शासन व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया। मतलब बताते हैं जो मेगस्थनीज था उसने पाटलिपुत्र को जो है मेरे प्यारे दोस्त शासन व्यवस्था का विस्तार वर्णन किया। मेगस्थनीज के अनुसार 3 सदस्यों की एक नगर सभा होती थी। मतलब बताते हैं एक नगर सभा की जाती थी, उसमें कुल कितने सदस्य होते थे, तो 3 सदस्य हुआ करते थे। किसके अकॉर्डिंग, मेगस्थनीज के अकॉर्डिंग, जो भिन्न भिन्न कार्यों के लिए 6 समितियों में विभक्त की थी। मतलब बताते हैं ये अलग अलग कार्यों के लिए 6 समितियों में बांटा गया था। ये प्रमुख समितियां पहली थी शिल्पकला, ठीक है, दूसरा शिल्पकला समिति, दूसरा बताया गया था जनसंख्या समिति, तीसरा बताया गया था विदेशी यात्री समिति, चौथा वाणिज्य समिति और 5वां मेरे प्यारे दोस्त कर समिति तथा उद्योग समिति। ये 5 समितियां वहां पर बताई गई थी। तो इस प्रकार से जो है आप बताएंगे। आगे आप लिखेंगे कि उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त मेरे प्यारे दोस्त ये समितियां नगर के सामान्य हित का भी कार्य करती थी। मतलब बताते हैं जैसे इनका कार्य अगर शिल्पकला दे दिया गया तो शिल्पकला ही नहीं हुआ करता था, नगर का जो सामान्य हित होता था जिसमें वो भी कार्य ये किया करते थे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे, पूछ रहा है आपसे कि सातवाहन कौन था, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि कनौ वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को मारकर सिमुक ने सातवाहन वंश की क्या की थी मेरे प्यारे दोस्त, स्थापना 60 ईसा पूर्व की थी। ठीक है, किसको मारा था, तो कनौ वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था सुशर्मा, उसी को ही मारा था। किसने मारा था, सिमुक ने मेरे प्यारे दोस्त सातवाहन वंश की स्थापना की थी, उसको मारा और उसने सातवाहन नामक वंश की स्थापना की। कब की थी, तो 60 ईसा पूर्व की थी। इन्हें आंध्र, क्या मेरे प्यारे दोस्त, आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। संभवतः इनके समय माता का विशेष महत्व था। किसका, माता को विशेष महत्व दिया जाता था, इसीलिए सभी शासकों के नाम के आगे माता का नाम क्या मिलता है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, माता को विशेष महत्व देने के कारण ये लोग जब भी अपना नाम कहीं पर लिखवाते थे या कहीं भी इनके नाम के बारे में चर्चा होती थी तो उसमें माता का नाम जो है क्या किया जाता था, सर्व पहले लिया जाता था, उसके बाद जो है पुत्र का नाम बताया जाता था उसी के साथ जोड़ करके। ठीक है, आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि सातवाहन वंश के सातवाहन काल में राजाओं द्वारा कई अभिलेख स्थापित किए गए जो इनके इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। मतलब बता रहे हैं सातवाहन काल की बात करें तो उसमें जो राजा हुआ करते थे उनके द्वारा कई सारे अभिलेख बनवाए गए और जो क्या करते हैं इनके इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, इनके इतिहास के बारे में बताते हैं। इस वंश के प्रमुख राजाओं में सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र मेरे प्यारे दोस्त सातकर्णी तथा वशिष्ठ पुत्र पुलमावी था। ठीक है, तो इसमें बताते हैं जब कभी हम बात करते हैं प्रमुख राजाओं में तो उसमें सबसे सातकर्णी तो ये पहला ही था, सातकर्णी प्रथम, ये पहले शासक थे। दूसरे जो प्रमुख आ जाते हैं वो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे और तीसरे आप क्या आते हैं वो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी थे। ठीक है, कौन थे मेरे प्यारे दोस्त, पुलमावी थे। ये आप 3 नाम यहाँ पर याद रखिएगा सातवाहन वंश के प्रमुख राजाओं के तौर पर। ठीक है, चलिए अब 20 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि कैडफिसेस शासकों के बारे में आप क्या जानते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। कैडफिसेस, ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कुषाण शासकों में कुजुल कैडफिसेस
कुजुल कैटफिशेस और मेरे प्यारे दोस्त बिम कैटफिशेस का नाम आता है। जब कुषाण शासकों की बात की जाती है तो उसमें कौन कौन कुजुल कैटफिशेस और बिम कैटफिशेस, ये दो नाम आते हैं। कुजुल कैटफिशेस बड़ा पराक्रमी नरेश सिद्ध हुआ था। मतलब बताते हैं जो आपका कुजुल कैटफिशेस था ये काफ़ी ज़्यादा बलवान पराक्रमी माना जाता है, ठीक है, ताकतवर माना जाता है। इसमें बात करते हैं इसने समीपवर्ती अन्य चारों राजाओं को अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। और आगे बताते हैं तथा राजा की उपाधि धारण की थी। उस समय के जो आसपास के उसके चार राजा हुआ करते थे उनको अपने राज्य में मिला लिया और खुद राजा की उपाधि धारण कर ली। बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त गांडो फार्नीज की मृत्यु के बाद मेरे प्यारे दोस्त कुजुल कैडफिसस ने पहलों, ठीक है, पहलुओं से अनेक प्रदेश छीन लिए। किससे ले लिए थे? तो इसने जो है जो आपके कुजुल कैडफिशेस थे इन्होंने पहलुओं से कई सारे प्रदेश छीन लिए थे। बिम कैडफिशेस मेरे 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 प्यारे दोस्त बिम कैडफिशेस अपने पिता की भांति वीर तथा पराक्रमी शासक था। बात करते हैं सर्वप्रथम उसी ने भारत में कुषाण साम्राज्य की क्या की थी मेरे प्यारे दोस्त? कुषाण साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका साम्राज्य मेरे प्यारे दोस्त पार्थिया की सीमा से लेकर के मथुरा तक क्या था? विस्तृत था, ठीक है। किसका? तो आप बताएंगे यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त किसके बारे में? तो आप यहाँ पर बिम कैडफिशेस के बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है शक कौन थे, आपको यहाँ पर बताना है। 21 नंबर प्रश्न है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि सिंधु को अपनी शक्ति का केंद्र मानकर शकों ने भारत के अन्य भागों पंजाब, ठीक है, उसके बाद काठियावाड़, सौराष्ट्र, उज्जैनी एवं मथुरा पर अधिकार किया। उन्होंने छत्रप प्रणाली लागू की थी। कौन सी प्रणाली लागू की थी? तो इन्होंने छत्रप प्रणाली लागू की थी। रुद्रदामन इनका प्रसिद्ध शासक था। इनका प्रसिद्ध शासक कौन माना जाता है? तो रुद्रदामन इनका प्रसिद्ध इंपॉर्टेंट राजा के तौर पे माना जाता है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे महाक्षत्रप रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख हमें सुदर्शन झील की मरम्मत की जानकारी देता है। मतलब बताते हैं महाक्षत्रप का जो मेरे प्यारे दोस्त रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख है उसमें हमें पता चलता है सुदर्शन झील की मरम्मत के बारे में कि जो सुदर्शन झील की मरम्मत हुई थी। उसने गुजरात, मालवा, कच्छ, सिंध एवं मेरे प्यारे दोस्त कोकण पर शासन किया। किस पर किया था? गुजरात पर, मालवा पर, कच्छ पर, सिंध पर और कोकण पर भी शासन किया था। इसने योद्धेयों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, योद्धेयों एवं सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को परास्त किया था। किसको किया था मेरे प्यारे दोस्त? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को क्या कर दिया था? इसने परास्त कर दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में बता सकते हैं आराम से। चलिए शक के बारे में। अब अगला प्रश्न जो है 22 नंबर आपसे यहाँ पर पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है कि कलिंग के युद्ध का महत्व बताइए। कलिंग के युद्ध का क्या महत्व रहा है? तो आप बताएंगे कलिंग के युद्ध का भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्व है क्योंकि इस युद्ध के बाद अशोक को अत्यधिक पश्चाताप हुआ था। क्या हुआ था मेरे प्यारे दोस्त? कलिंग का युद्ध हुआ और कलिंग का युद्ध करने के पश्चात अशोक को जो है काफ़ी ज़्यादा ग्लानि महसूस हुई या कह सकते हैं गिल्ट फील हुआ या पश्चाताप हुआ और उसने कभी कोई युद्ध ना करने का निश्चय किया। मतलब उस युद्ध को देखने के बाद उसने क्या निश्चय किया कि इसके बाद वह किसी भी प्रकार का कोई भी युद्ध नहीं करेगा। अपने इस निर्णय के साथ उसने अपने पुत्र और पौत्रों को भी निर्देश दिया कि वे कभी भी ऐसा युद्ध ना करें। मतलब उसने अपने पुत्र मतलब कि बेटे और पोते दोनों को निर्देश दिया, बताया कि भैया ऐसा एक काम करना कि जिस तरीके से आपने ये कलिंग का युद्ध देखा है, जिस तरीके से ये मारपीट हुई है, इस तरीके से इतिहास में दोबारा युद्ध नहीं होना चाहिए। आगे बताते हैं कि इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने शिलालेख में यह घोषणा की। क्या घोषणा की मेरे प्यारे दोस्त? अशोक ने यह घोषणा की कि वास्तविक विजय शस्त्रों से नहीं मेरे प्यारे दोस्त अपितु दया और धर्म से होती है। उसने यह लिखा कि जो वास्तविक विजय होती है वो शस्त्रों से नहीं पाई जा सकती है, दया और धर्म से पाई जाती है। इस प्रकार अशोक ने कलिंग विजय के बाद हमेशा के लिए विजय नीति त्याग कर मेरे प्यारे दोस्त धम्म की ओर अग्रसर हो गया। उसने जैसे ही कलिंग का युद्ध को देखा, वहाँ पर इतने सारे लोग मरे, इतने खून बहे और इन सारी चीज़ों को देखकर वो हैरान सा हो गया और वो बहुत
अपने आप में गिल्ट फील करने लगा, और जैसे ही वो गिल्ट फील करने लगा तो उसने एक अभिलेख लिखवाया, शिलालेख करवाया। उसमें लिखा कि विजय जो है शस्त्रों से नहीं अपितु दया और धर्म से होती है। और उसके बाद उसने विजय की नीति को त्याग दिया और धम्म नीति की ओर अग्रसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त आप जो है कलिंग युद्ध के बारे में बता सकते हैं। 23 नंबर प्रश्न यहीं पर पूछ रहा है कि नहपान कौन था, आपको यहाँ पर बताना है। तो लिखेंगे यह पश्चिमी भारत में क्षहरात वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कौन था मेरे प्यारे दोस्त? क्षहरात वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? नहपान था। आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त की पेरी प्लस में इसका वर्णन तो है ही साथ मेरे प्यारे दोस्त 8 गुफा लेखों में भी इसका वर्णन है। मतलब बताते हैं पेरी प्लस में आप इसका अभिलेख, इसका वर्णन जो है अभिलेख करें, इसका वर्णन तो आप देखेंगे ही साथ 8 गुफा लेखों जो है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें भी इसके नहपान के वर्णन के बारे में, इसके बारे में वर्णन आपको देखने को मिलेगा। आगे आप लिखेंगे इसकी मुद्राएं प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। प्रचुर मात्रा का मतलब समझ ना, काफ़ी ज़्यादा संख्या में देखने को मिलती है। बात करते हैं उसो उसौदात के अभिलेखों से पता चलता है कि इसका राज्य मेरे प्यारे दोस्त पूना और उत्तरी कोंकण से लेकर के खाठियावाड़ा, मंदसौर, ठीक है, उज्जैन और अजमेर तक फैला हुआ था। आगे लिखते हैं कि यह गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा पराजित हुआ था। किसके द्वारा? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा क्या हुआ था? ये पराजित हुआ था। कौन? नाहपान आपका। आगे आप लिखेंगे नाहपान अपने वंश का अंतिम राजा था। कौन था? अपने वंश का यह अंतिम राजा था। इसके शासनकाल की केवल एक ही विजय का उल्लेख है। मतलब बोलते हैं इसके शासनकाल में केवल एक ही विजय के बारे में बताया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न के बारे में। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है हिंद यवन, जिसे हम इंडो ग्रीक कहते हैं, ये कौन था मेरे प्यारे दोस्त? आपको कौन थे इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए इसके बारे में आप लिखिएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक जो था मेरे प्यारे दोस्त, वो कौन था? वो था डिमेट्रियस था। कौन था? डिमेट्रियस था, जिसने पंजाब का एक बड़ा भाग जीता था। किसका? पंजाब का एक बड़ा भाग जीत लिया था। इनमें सर्वत्र सिद्ध शासक मिंडार, किसने मेरे प्यारे दोस्त? सर्वत्र सिद्ध शासक मतलब जो हमेशा अपने कार्य में सफल रहा हो, मिंडार। ठीक है, ये कब से कब 166 ईसा पूर्व से लेकर के 145 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये मिंडार था जो मिलिंद के नाम से भी जाना जाता था। मिंडार को किस नाम से भी जानते थे? मिलिंद के नाम से भी जानते थे। आगे आप लिखेंगे कि मिलिंद पाहनो नामक ग्रंथ से पता चलता है मेरे प्यारे दोस्त कि नागसेन, जिसे नागार्जुन कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ने उसे बौद्ध धर्म में क्या दीक्षित किया था। किसने किया था? तो नागार्जुन ने, जिसे नागसेन कहा जाता है, इन्होंने ही मिलिंद को जो है क्या किया था? दीक्षित किया था बौद्ध धर्म में। आगे आप लिखेंगे उक्त ग्रंथ में मिंडार द्वारा पूछे गए प्रश्नों के नागार्जुन द्वारा दिए गए उत्तरों का संग्रह है। मतलब कह रहे हैं मिंडार ने कई सारे प्रश्न जो है नागार्जुन से किए थे, और उन प्रश्नों का उत्तर जो है नागार्जुन ने बड़ी सफलतापूर्वक दिया था, और उन्हीं उत्तरों को जो है कई सारे ग्रंथों में लिखा गया, कई सारे संग्रहों में लिखा गया। ठीक है, आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कई सारे ग्रंथों में इसको लिखा गया। फिर लिखेंगे भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने का जो श्रेय जाता है मेरे प्यारे दोस्त, वो इंडो ग्रीक को ही जाता है। ये भारत में हेलेनिस्टिक, क्या मेरे प्यारे दोस्त? हेलेनिस्टिक कला के जन्मदाता थे। मिंडार की राजधानी जो थी वो क्या थी मेरे प्यारे दोस्त? सियालकोट थी। क्या थी? सियालकोट जो थी वो मिंडार की राजधानी हुआ करती थी। तो इस प्रकार से आप 24 नंबर प्रश्न के बारे में भी बता पाएंगे। 25 नंबर प्रश्न यहीं पर पूछ रहा है पुष्यमित्र सिंह के अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप क्या जानते हैं? आपको यहाँ पर बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि अशोक के अहिंसा मतलब उन्होंने जब ये प्रचार करना शुरू किया कि भैया हिंसा ना करो, हिंसा किसी को मारो पीटो ना, उसमें बताया जाता है कि ब्राह्मण यज्ञ को समाप्त कर दिया था। किसको? ब्राह्मण यज्ञ को समाप्त कर दिया था। अतः पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट होते हुए ही उनका फिर से उद्धार किया। किसने किया था? पुष्यमित्र। चूंकि ये शुंग का सम्राट था तो उसका शुंग का सम्राट होते हुए भी इसने क्या किया? ये ब्राह्मण यज्ञ का फिर से उद्धार किया। अयोध्या अभिलेख के अनुसार बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो उसमें स्वयं 2 अश्वमेध यज्ञ किए। उसने कितने? स्वयं अश्वमेध यज्ञ किए। एक यज्ञ का पौरोहित्य तो स्वयं
पतंजलि ने किया था मेरे प्यारे दोस्त। जब ये पहला यज्ञ करवाया था तो उसका जो पौरोहित्य मतलब जो पंडित था वो कौन माना गया? पतंजलि द्वारा करवाया गया था। कहा गया है कि मेरे प्यारे दोस्त सेनापति पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। पुष्यमित्र ने कितने मेरे प्यारे दोस्त? 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, जिसके बारे में आपको वहां पे वर्णन मिल जाएगा। प्रथम यज्ञ जो है वो विदर्भ विजय के उपरांत किया था और दूसरा यज्ञ जो मेरे प्यारे दोस्त वो यवन आक्रमणकारी डिमे डिमेट्रियस पर विजय के उपरांत किया था। 2 यज्ञ किसने किया था? आपके पुष्यमित्र शुंग जी ने किए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है वो पूछ रहा है 26 नंबर कि कनिष्क को द्वितीय अशोक क्यों कहा जाता है? आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाला था मेरे प्यारे दोस्त। उसने अशोक के सामने ही अपने शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। अशोक के सामने ही क्या किया था? अपने शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, जो अभी आपको बताया गया। कहाँ पर करवाया था इन्होंने? तो इन्होंने इसको काश्मीर में करवाया था। ठीक है, कुंडलवन में, जो उसके बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है। आगे आप लिखेंगे बौद्ध धर्म के संप्रदाय में परस्पर विरोधी सिद्धांतों से व्यग्र होकर कनिष्क ने बौद्ध संगीति बुलाई। किसने? कनिष्क ने बौद्ध संगीति बुलाई, जिसमें 500 भिक्षुकों ने भाग लिया था। कितने? 500 भिक्षुकों ने भाग लिया था। इस संगीति में त्रिपिटकों के प्रमाणीकरण भाष्य लिखे। कितने लिखे गए मेरे प्यारे दोस्त? त्रिपिटक जो हुए हैं उनके प्रमाणिक भाष्य लिखे गए और लिखते हैं सभी कृतियां पाली से संस्कृत में लिपिबद्ध कराई गई। किसमें? पाली से संस्कृत में लिपिबद्ध मतलब लिखवाई गई। उसने पेशावर में 120 मीटर और 13 मंजिल ऊंचे स्तूप का निर्माण कराया। इसीलिए कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कनिष्क को क्यों द्वितीय अशोक कहा जाता है। 27 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त यहीं आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय का उल्लेख कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य की जो दक्षिण विजय रही है उसके बारे में आपको बताना है। तो लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय के बारे में जानकारी हमें अशोक के अभिलेखों, किसके मेरे प्यारे दोस्त? अशोक के द्वारा जो अभिलेख बनवाए गए थे उससे प्राप्त होता है। ठीक है, अशोक के अभिलेखों एवं जैन तथा तमिल साहित्य से प्राप्त होता है। कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में जैन आचार्य भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण की थी। किसकी? जैन धर्म के जो आचार्य थे जिनका नाम था भद्रबाहु, उन्हीं के शिष्य बने थे। कौन बने थे? चंद्रगुप्त मौर्य, वृद्धावस्था में। ठीक है, लिखते हैं ग्रहण की थी तथा राजपाट को त्याग कर श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है मेरे प्यारे दोस्त, उस स्थान पर चला गया था। कौन चला गया था? आपका चंद्रगुप्त मौर्य। आगे आप लिखेंगे वहीं तपस्वी का जीवन व्यतीत करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। किसने त्याग दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। निश्चित है कि दक्षिण भारत में उसके मेरे प्यारे दोस्त दक्षिण भारत उसके साम्राज्य का अंग रहा होगा। मतलब कह रहे हैं इस तरीके से निश्चित कह सकते हैं कि निश्चित रूप से कि दक्षिण भारत जो है वो किसका रहा होगा? उसके साम्राज्य का अंग रहा होगा। अन्यथा दक्षिण में जाकर वह तपस्यारत जीवन न व्यतीत करता। कह रहे हैं कि उसका ही अंग रहा होगा, तभी तो वो जाके दक्षिण भारत में तपस्या की, वहां पर अपना तपस्या वाला जीवन व्यतीत किया। अगर ना होता तो वहां पर क्यों जाता? ठीक है, चलिए बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों पूछ रहा है कि घटोत्कच कौन था? आपको यहाँ पर बताना है। क्या बताना है? घटोत्कच कौन था बताना है। तो आप लिखेंगे महाराज श्रीगुप्त के बाद उनका पुत्र घटोत्कच सिंहासनारूढ़ हुआ। मतलब बताते हैं कि जब महाराज श्रीगुप्त जी की मृत्यु हुई उसके बाद जो है उनका पुत्र घटोत्कच जो है सिंहासन पर बैठा, जो इस वंश का द्वितीय नरेश माना जाता है। इस वंश का कौन माना जाता है? द्वितीय नरेश माना जाता है। एलन का अनुमान है कि उसने 300 ईस्वी से लेकर के 319 या 20 ईस्वी तक शासन किया था। कब किया था? 300 से लेकर के 319-20 मतलब लगभग 20 साल तक इसने शासन किया। अपने पिता के तुल्य उसने भी केवल महाराज की ही उपाधि धारण की। मतलब कह रहे थे कि जैसे उसके पिता जो श्रीगुप्त थे उन्होंने महाराज की उपाधि धारण कर ली थी की थी, ठीक उसी प्रकार से जो है घटोत्कच ने भी मेरे प्यारे दोस्त क्या किया था? अपने पिता की तरह ही उसने भी क्या किया था? केवल महाराज की उपाधि ही धारण की थी। ठीक है, आगे लिखते हैं अतएव उसकी राजनीतिक स्थिति महाराज श्रीगुप्त के तुल्य ही रही होगी। मतलब बताते हैं कि अगर उसने उपाधि धारण की थी तो उसकी जो राजनीतिक स्थिति रही होगी वो महाराज श्रीगुप्त की तरह ही रही होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि वह भी लिच्छवियों की अधीनता
में राज्य करता था। किसकी? लिच्छवियों की अधीनता में यह भी राज्य करता था। प्रभावी गुप्ता के पूना ताम्रलेख में घटोत्कच को मेरे प्यारे दोस्त दुप्तादिराज गुप्त वंश का प्रथम शासक उल्लेखित किया गया है। तो इस प्रकार से आप घटोत्कच के बारे में आराम से बता सकते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न जो है 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि गुप्त संवत का जन्मदाता बताना है आपको। गुप्त संवत का जन्मदाता कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत चलवाया था। क्या चलवाया था मेरे प्यारे दोस्त? एक संवत किसने चलवाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया था, जो गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध है। गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध है। 319 से 320 ईस्वी के बीच में। लिखते हैं कि इस संवत का प्रयोग उसके वंशजों ने किया। किसने किया था? इस संवत का प्रयोग उसके वंशजों ने किया था। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि मेरे प्यारे दोस्त चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त संवत का प्रवर्तक था। गुप्त संवत का प्रवर्तक कौन माना जाता है? तो अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रगुप्त ही माना जाता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त की स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया है कि गुप्त प्रकाले गणना विधाय, मतलब लिखा गया उसमें क्या कि गुप्त प्रकाले गणना विधाय। लिखते हैं कुमारगुप्त द्वितीय ने सारनाथ लेख में भी मेरे प्यारे दोस्त वर्षे सते गुप्ताना शब्द का उल्लेख है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है बता सकते हैं गुप्त संवत के बारे में। चलिए अगला प्रश्न जो है 30 नंबर मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि वाकाट सॉरी वाकाट 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 पता नहीं क्या क्या नाम लिख देते हैं। वाकाटक वंश। ठीक है, पर टिप्पणी आपको लिखना है वाकाटक वंश के बारे में। तो लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखेंगे कि वाकाटक वंश की गणना दक्षिण भारत में प्रतिष्ठित राजवंशों में की जाती थी। ठीक है, फिर आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखेंगे कि अपने दक्षिण अभियान में समुद्रगुप्त ने वाकाटकों के साथ कोई संघर्ष नहीं किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने वाकाटकों के साथ कोई संघर्ष नहीं किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पुत्र प्रभावती गुप्ता का विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ करके वाकाटकों की सहानुभूति को प्राप्त कर लिया था। आगे आप लिखेंगे विद्वानों का अनुमान है मेरे प्यारे दोस्त कि वाकाटकों ने शकों के विरुद्ध गुप्त की ठोस सहायता की थी। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में बता सकते हैं वाकाटक वंश के बारे में। ठीक है, चलिए आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी मेरे प्यारे दोस्त। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।